नमस्कार। 4 PM में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, देश की आर्थिक व्यवस्था, देश की वर्तमान सामाजिक व्यवस्था, देश में चल रही राजनीति और भविष्य की परिकल्पनाएं, ये तो हम लोग करते रहते हैं और सब लोग करते रहते हैं। विपक्षी दल के लोग भी करते रहते हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी करते रहते हैं, जनता भी करती रहती है और सबके अपने अपने विश्लेषण के रूप हैं। सबकी अपनी अपनी बैकग्राउंड है, अपने तथ्य हैं जिनके आधार पे वो ये विश्लेषण करते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है, देखिए, हम लोग कुछ भी कहें, हमारे जो विश्लेषण हैं वो कुछ हद तक बायस्ड होते हैं। जो सत्ता पक्ष से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं उनके भी बायस्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो सत्ता पक्ष कर रहा है, जो माननीय मोदी जी कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं और विपक्ष जो कर रहा है गलत कर रहा है। और जिनको विपक्ष की राजनीति में विश्वास है वो ये समझते हैं कि विपक्ष सही कह रहा है, आर्थिक स्थिति के बारे में जो बोध करा रहा है, सामाजिक परिस्थिति के बारे में बोध करा रहा है, विपक्ष वाले समझते हैं वो ठीक कह रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, किसकी बात पे ज्यादा वजन दिया जाए और किसकी बात को समझा जाए? एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अगर आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर आपको लगता है कि देश की स्थिति तो बहुत अच्छी है, देश तो बस विश्वगुरु बन गया है और देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं, पांचवी अर्थव्यवस्था हैं। ये आपको मेन स्ट्रीम मीडिया को देखकर लगता है। लेकिन जब आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं, आप यूट्यूब चैनल्स को देखते हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग तो बड़े निराशावादी हैं। ये तो कहते हैं कि नहीं, देश के अंदर लोकतंत्र की चूलें भी हिल गई हैं, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था भी खराब हो गई है, देश के अंदर चुनाव आयोग भी पक्षपाती रूप दिखा रहा है और देश की जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सोशल इंडिकेटर्स हैं, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनमें सब में गिरावट आई है। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ज्यादातर लगता है, यूट्यूब चैनल्स को लगता है। तो वास्तविकता है क्या? क्या देश का लोकतंत्र जैसा पिछले 75 साल में रहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने में, राजीव गांधी के जमाने में, मनमोहन सिंह के जमाने में, पीवी नरसिम्हा राव के जमाने में, वो या पंडित अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में वो बढ़िया लोकतंत्र था, या आज जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो ज्यादा अच्छी है? ये कंपैरिजन जो यूट्यूब चैनल्स हैं वो भी करते हैं और जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी करते हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ये तो बहुत अच्छा है, देश बहुत प्रगति कर रहा है। लेकिन जब विदेशी संस्थाएं एक सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की बात करती हैं, जब हंगर इंडेक्स की बात करती हैं, जब हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करती हैं, जब पॉवर्टी की बात करती हैं, जब माल न्यूट्रिशन की बात करती हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज, तो आपको लगता है कि हम तो पिछड़ रहे हैं। ये बात जरूर है कि आज हम पांचवी आर्थिक शक्ति हैं, लेकिन पांचवी आर्थिक शक्ति इसलिए है कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की जनसंख्या है और हम उन देशों से कॉम्पीट कर रहे हैं जिनके देश की जनसंख्या 18-20 करोड़ है। तो 18-20 करोड़ की जनसंख्या पे जितनी जीडीपी है, अगर उतनी ही जीडीपी 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश की है, तो ये खुश होने की बात है या दुखी होने की बात है, मुझे नहीं पता। जहां पे पर कैपिटा इनकम का बढ़ना और अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना एक सरकार का उद्देश्य हो सकता है, उसमें अगर उतनी ही जीडीपी है और जनसंख्या 5 गुनी ज्यादा है दूसरे देशों से, तो क्या ये खुशी की बात है? खैर, ये विश्लेषण है, अपने अपने विश्लेषण। आज जो मैं जिस चीज पे बात करना चाहता हूं वो ये कि किसकी बात पे सबसे ज्यादा विश्वास किया जाए। तो माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के पति, जो कि एक अर्थशास्त्री हैं, जो देश के वित्त मंत्री के पति हैं, उनकी पुत्री भी बहुत विद्वान बेटी हैं,
उनको भी अर्थशास्त्र का और काफी उच्च शिक्षा प्राप्त है। तो अगर एक अर्थशास्त्री ये टिप्पणी करता है, क्योंकि मैंने एक साक्षात्कार देखा परकला प्रभाकर जी का, जो कि निर्मला जी के पति हैं और देश के मशहूर अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये सत्ता रिपीट हो गई 2024 में तो देश की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। और ये कौन कह रहा है? ये देश के वित्त मंत्री के पति कह रहे हैं। और देश के वित्त मंत्री कौन है? जो कि देश की आर्थिक नीति को बनाते हैं। और देश के वित्त मंत्री कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उनके पति कहते हैं कि देश की आर्थिक स्थिति अच्छी भी नहीं है, और जिस प्रकार का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में परिवर्तन हो रहा है, अगर ये चलता रहा तो देश के लिए बहुत ज्यादा अहितकारी होगा। तो मुझे लगता है कि हम जैसे लोग जो समझते हैं कि देश में लोकतंत्र बहुत ज्यादा आवश्यक है, देश में धर्मनिरपेक्षता बहुत ज्यादा आवश्यक है, देश में संविधान की रक्षा करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, लेकिन देश में एक ऐसा वर्ग भी है जो समझता है कि संविधान बहुत पुराना हो गया, इसको बदलने की आवश्यकता है, लोकतांत्रिक मूल्यों में परिवर्तन की आवश्यकता है, देश को धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता नहीं। एक वर्ग है, लेकिन अगर केंद्र बिंदु में देखा जाए, अगर वित्त मंत्री के पति, जो कि वित्त मंत्री के साथ ही रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, तो क्या उनके जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं वो एक पति के कर्तव्यों से बढ़कर देश को जिस समस्या से आगाह करने का सोचते हैं वो कर रहे हैं? क्या उन्हें लगता है, जैसा हम लोगों को भी लगता है, जैसा कि मेन स्ट्रीम मीडिया को नहीं लगता, जैसा अखबारों को नहीं लगता, कि देश की परिस्थिति आज की तारीख में जैसी है वो उचित नहीं है और इसमें परिवर्तन और संशोधन की आवश्यकता है? तो परकला प्रभाकर जी के अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे, या उनकी, निर्मला जी की और परकला जी की जो पुत्री हैं, उनके जो उन्होंने पब्लिक से या सोशल मीडिया पे कहा है, उसका अवलोकन करेंगे, तो हमें लगता है कि वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति हैं, एक अर्थशास्त्री हैं, एक समाजशास्त्री हैं, वित्त मंत्री के पति भी हैं, लेकिन शायद वो अपने देश के प्रति कर्तव्यों के लिए सजग हैं, क्योंकि हम लोगों को ऐसा लगता है कि देश में जिस मजबूती के साथ देश की स्वतंत्रता के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धर्मनिरपेक्षता की, गुट निरपेक्षता की, पंचशील की, सहनशीलता की, सद्भाव संभाव की नींव डाली थी, वो आज के तारीख में नींव हिल रही है। लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि हमारे एक समाज ने दूसरे समाज पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया है और उन बातों को कुरेद कर उभारने की आवश्यकता है और समाज में बंटवारा करने की आवश्यकता है, ये एक वर्ग समझता है। तो ऐसे समय में जब एक वित्त मंत्री के पति इस प्रकार का साक्षात्कार देते हैं और ये कहते हैं कि जो स्थिति आज की तारीख में देश के सामने है और जिस प्रकार से साउथ वालों को लगता है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका वालों को लगता है कि उनको जो उनका हिस्सा है नहीं मिल रहा है, वो पैसा कमाते हैं लेकिन उनको उसका हिस्सा नहीं मिलता, जो उनके ड्यूज है नहीं मिलते। बंगाल वालों को लगता है कि जो उनका हिस्सा उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता। यही महाराष्ट्र वालों को लगता है। महाराष्ट्र वालों को लगता है कि जो उनके हिस्से की चीजें हैं वो उनका पड़ोसी राज्य गुजरात ले लेता है। जिस प्रकार के आवंटन होते हैं और जिस प्रकार इंडस्ट्रियलाइजेशन गुजरात का होता है, बाकी प्रदेशों का नहीं होता है। तो ये जो सामाजिक विषमता है, ये जो आर्थिक विषमता है, इस पे जो चर्चा है जिसमें कि दो पक्ष हैं, इसमें मेरे ख्याल से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो आप लोगों को देखना चाहिए और समझना चाहिए और जिसपे निगाह रखनी चाहिए, आप YouTube में परकला प्रभाकर जी के जितने भी साक्षात्कार हुए हैं उनको सुनिए।
और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। उन्होंने ये भी बताया है जनता को और समाज को कि भारत जैसे विविधता वाले देश में, जहां पे खान पान अलग है, जैसे माननीय मोदी जी ने मछली के बारे में कहा था, नवरात्र में मछली तेजस्वी यादव खा रहे, वैसे उन्होंने नवरात्र के पहले खाई थी, लेकिन बंगाल में तो 365 दिन मछली खाई जाती है। तो कई बंगालियों से मेरी बात हुई, कहने लगे आज हमको पहली बार पता चला, हम सनातनी नहीं है। मिथिला प्रदेश में भी यही स्थिति है, बल्कि उनके यहाँ तो जो उत्सव होते हैं उसमें मछली को प्रसाद की तरह खिलाया जाता है और चढ़ाया जाता है। तो इस देश की जो विविधता है, इस देश के अंदर खान पान की, सामाजिक व्यवस्थाओं की, अपनी सभ्यता और संस्कृति की, अब तमिलनाडु वाले हैं वो पेरियार को मानते हैं, वो सनातन धर्म को नहीं मानते, और हमारा देश का संविधान उनको ये अधिकार देता है कि वो ऐसा करें। हम मानते हैं, सनातन धर्म को भी मानते हैं, हम संविधान को भी मानते हैं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में किसी प्रकार की छेड़खानी के विरुद्ध भी हैं। लेकिन उनकी मान्यताएं हैं, बौद्ध धर्म में मान्यताएं अलग हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मान्यताएं अलग थी, महाराष्ट्र का खान पान बिल्कुल अलग है। तो मैं अगर उत्तर भारतीय होने के नाते, और क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है हिंदी भाषियों की, अपनी इच्छा को दूसरे प्रदेशों में थोपने लगूं और केवल उन प्रदेशों को लाभ दूं जो डबल इंजन की सरकार है, तो समस्या तो होगी। देश में एक ऐसा परिदृश्य खड़ा होगा जिसमें कुछ क्षेत्रों को लगेगा कि अगर उस क्षेत्र के निवासी डबल इंजन की सरकार नहीं बनाते और अपने तरह के लोगों को प्रदेश की सरकार की सत्ता सौंपते हैं, तो उनके साथ अन्याय होगा, इसका माने उनके साथ अन्याय होगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, श्रोताओं दर्शकों से निवेदन करूंगा कि परकला प्रभाकर जी के जितने भी साक्षात्कार हैं उन्हें सुने, उनकी विवेचना करें, उनका विश्लेषण करें, हमारी बातों में ना जाएं, मैंने जो कहा उसकी बातों में ना जाएं, उन साक्षात्कारकों को सुने, उनकी बात को समझें और ये समझें कि अगर देश के वित्त मंत्री के पति जो एक अर्थशास्त्री है, अगर ये विश्लेषण उनका है, तो इसका मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर भी शायद उतना विश्वास करने की आवश्यकता नहीं, जो हम यूट्यूब चैनल्स वाले हैं, जो विश्लेषक हैं, उनकी बात पे भी उतना विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन ऐसे जो अर्थशास्त्री हैं जो कि दो तरह की निष्ठा से जुड़े हुए हैं, कि उनका वो एक पति हैं एक देश की वित्त मंत्री की और दूसरी तरफ एक अर्थशास्त्री हैं, तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का जो प्रयास कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो निष्पक्ष है, उनको सुने और समझें। और जो वो कह रहे हैं उससे ये लगता है कि देश के अंदर जो धार्मिक विद्वेष है, देश के अंदर जो लोकतंत्र की टूटती हुई मान्यताएं हैं, वो देश के लिए अहितकारी हैं और देश के उज्जवल भविष्य के लिए और भारत को एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाने के लिए हमको आवश्यक है कि 142 करोड़ लोग देश के एकजुट हों, एक परिवार की तरह रहें। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो परकला प्रभाकर जी का साक्षात्कार है उसे सुने और अपना निर्णय लें, और एक ऐसी व्यक्ति का विश्लेषण सुने जो कि ना इधर है ना उधर है, वास्तविकता में जो उनका ज्ञान है, जो उन्होंने संचित किया है और जो उनका विश्लेषण है वो इंपॉर्टेंट है। तो मैं केवल ये आज वीडियो डाली थी ये बताने के लिए कि यूट्यूब चैनल्स में परकला प्रभाकर जी की बात सुनिए और उसके बाद आप समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, और क्या देश में धर्मनिरपेक्षता हटने के बाद और डबल इंजन सरकार को ही सारा सहयोग और सहायता देने की जो प्रक्रिया है और विपक्षियों को अपना शत्रु समझने का जो एक परंपरा शुरू हुई है, ये देश के लिए हितकारी है। नमस्कार, प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।